जो लोग क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं जी जी। उनकी ग्रह की स्थिति क्या होनी चाहिए कि उन्हें सक्सेस मिले? इसमें राहु ग्रह बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जी। अगर आपकी कुंडली में राहु स्ट्रांग है तो आपको जीवन भर सडन प्रॉफिट होते रहेंगे। राइट। और अगर आपकी कुंडली में राहु ग्रह वीक है तो वो आपको सडन प्रॉफिट होने नहीं देते हैं। आपसे मैं और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्यों ना आप एक हमारे विश्व को लेके कोई अच्छी भविष्यवाणी कीजिए। ये जो अप्रैल 2024 या मई 2024 से मई 2025 के बीच सर्वाधिक विवाह होंगे, जी ये आप देख लीजिएगा। जिस भी व्यक्ति का सूर्य बली है जी जी या अपनी मूल त्रिकोण राशि में या उच्च की राशि में बैठा है, वह व्यक्ति हमेशा सम्मान का अधिकारी होगा। उसको राज सत्ता से, उसको पिता से, उसको समाज से सम्मान जरूर मिलता होगा। आपके सभी दर्शक ये अवस्थाएं, ये चीजें देख सकते हैं। माय क्वेश्चन इज, डू यू बिलीव इन एलियंस एंड डू यू रियली बिलीव दैट दे एग्जिस्ट ऑन अर्थ? हमारी तो संस्कृति, हमारे तो वेदों में, हमारे सनातन में ये बताया गया है कि हमारी पृथ्वी की तरह ही अन्य ग्रह भी हैं जी। जहाँ पे जीव है। सतयुग में जैसे मोक्ष प्राप्ति होती थी लोगों को, जी। तो ऐसी क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि कलयुग में भी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है? जी। और अगर हो सकती है तो किन लोगों को हो सकती है? वेरी ब्यूटीफुल इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। With purified consciousness and deep faith in the divine, he narrates perfectly the planetary destiny of people. So today we have Dr. Kuwar Harshit with us. He's very great and renowned astrologer in India. Dr. Kuwar Harshit Rajveer is a well-known Vedic astrologer. He is the president of Vedic Jyotishki. He is an author of Nakshatra Astrology. बेस्ट एस्ट्रो कोच हरिद्वार, डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर। बेस्ट एस्ट्रो कोच हरिद्वार, डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर। So he is with me today in an interview, and I have prepared really unique and amazing questions so that I can take out the knowledge which he has within him, so that he can share that with all of you. So let's start the conversation. So here we have Dr. Kuwar Harshit with us, ladies and gentlemen. So how are you, sir? I am better than ever. That's great. So I would really like to compliment, I really like your outfit. You are looking very elegant. Thank you so much. तो आज जैसे देखा गया है कि this generation, it's a time of artificial intelligence. It's a time for Siri. People used to ask all those things from Google. तो यहाँ पे इतने सुपर साइंस के ज़माने में Yes. एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी कहाँ दिखाई देती है? देखिए, जहाँ भी जब भी आप स्पिरिचुअलिटी की बात करती हैं तो अध्यात्म अपने आप में समस्त सृष्टि या ज्ञान का मूल है, और बिना मूल के कोई भी विद्या, कोई भी तत्व या कुछ भी निकल नहीं सकता है। तो जब भी आप किसी को अध्यात्म से किसी का कंपैरिजन करते हैं तो वो सर्वोपरि है। राइट। क्योंकि मतलब अध्यात्म एक ऐसी श्रेणी है जिस श्रेणी से ऊपर जाकर कुछ भी नहीं है। और वहाँ से, जैसे आपने कहा कि साइंस की के ज़माने में, तो साइंस क्या है? साइंस हमें किसी भी तत्व के होने का ज्ञान नहीं बताता है, तत्व क्या है ये बताता है। और जो अध्यात्म है वो उसका उद्देश्य बताता है कि वो तत्व क्यों है, उसका क्या उद्देश्य है। तो यदि हमको कोई मूल बताने वाला है, उद्देश्य बताने वाला है, तो वो हमारे लिए सर्वोपरि है। राइट। जी। मैं आपसे जानना चाहती थी द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। आज जैसे इलॉन मस्क एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक रोबोटिक्स कंपनी अपना लॉन्च कर रहे हैं। पीपल डजंट बिलीव इन मच ऑफ द एस्ट्रोलॉजी थिंग, और
people doesn't believe in all अध्यात्मक things. तो आप इस पे अपने कुछ और विचार बताइए कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर. देखिए, जैसे पहले आपने क्वेश्चन किया जी. कि विज्ञान और अध्यात्म में कंपैरिजन, राइट. या एस्ट्रोलॉजी और विज्ञान में, राइट. कि आपका विज्ञान कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है, राइट. और उस समय को लेके आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं. राइट. तो देखिए, चूंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मेरा धर्म है कि मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में विस्तृत ज्ञान दूँ. राइट. तो उसके लिए मैं सिर्फ आपके विज्ञान को लेके, या जो भी मतलब इस विषय को महत्व देते हैं, उनकी बात को लेके मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आधुनिक युग में जो एक समझ लीजिए विज्ञान के सर्वोपरि रहे हैं, या एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक रहे हैं, जी. अल्बर्ट आइंस्टाइन, राइट. उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में कहा है कि वह स्वयं में ही विज्ञान है, जी. और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है. तो एक सदी का एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने रिलेटिविटी की थ्योरी दी, जिसने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के बारे में बताया, वो जब कह रहा है कि एस्ट्रोलॉजी खुद में एक विज्ञान है. अब वो ये तो कह नहीं सकते थे कि नहीं, ये विज्ञान से भी ऊपर थे, क्योंकि उनका धर्म था विज्ञान को श्रेष्ठ बताना, राइट. या उनके लिए विज्ञान महत्वपूर्ण था. बिल्कुल बिल्कुल. इसी प्रकार एक अमेरिकी लेखक हैं, बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, आप जानती होगी उनके बारे में, डेन रुद्यार्ड. उन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी भाषा है, यदि आपने उसको सीख लिया तो कॉस्मिक वर्ड जो है वो आपसे खुद बातें करता है. ये उनका कहना है. ये ऐसे लोगों का कहना है जो आधुनिक युग में बिलीव करते हैं. आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मेरा यही कहना है कि अध्यात्म से सारी चीजें निकली हुई हैं. हमारी वेदों से हर एक चीज, हर एक सृष्टि का एक बिंदु हमारे वेदों से ही उत्पन्न है. हमारे वेदों के 6 मुख्य अंग हैं, जिनमें पहला अंग है भाषा, ठीक है. दूसरा अंग जो है वो है कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद, और छठा अंग जो है वो ज्योतिष है. और ज्योतिष अंग के रूप में वेदों का नेत्र है, जिससे हम हर एक चीज का दर्शन कर सकते हैं, उसे जान सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, और उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं. इसलिए हमारा मानना है कि विज्ञान से श्रेष्ठ की बात ही नहीं है यहाँ कंपैरिजन, क्योंकि मैं नहीं करता हूँ. मैं बताना चाहता हूँ कि विज्ञान स्वयं हमारे वेदों से निकला है और उसका अंश है. लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो ऑडियंस है, जो जी. पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बैठी हैं, जी. जो सुन रही हैं आपको, जी. वो इस बारे में नहीं जानती. जी. तो हम कई बार ऐसे ये भी चीज़ देखी गई है कि आप कुंडली बताने से ज़्यादा जी. लोगों को शिक्षा देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आप उन्हें एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान देने में ज़्यादा रुचि रखते हो, जी. और इतनी आप कुंडलियाँ नहीं देखते. जी. तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि लोगों को आज के ज़माने में, जो साइंस का ज़माना है, जी. उनको अपने एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाए, और कोई हो ऐसा जी. जो उन्हें गाइड करे. तो क्या आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं सच में? पढ़ा रहा हूँ. अच्छा. और मैं इसको मतलब एक विस्तृत जो है मतलब विस्तृत रूप देना चाहता हूँ. राइट. इसका मुख्य कारण यही है कि जो एस्ट्रोलॉजी लोग अपने दिमाग में एस्ट्रोलॉजी को लेकर एक हीन भावना बनाए हुए हैं, राइट. उसकी स्थिति देखकर बड़ा मतलब आश्चर्य प्रतीत होता है. क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वो है, राइट. हमारे यहाँ हमारे वेदों में इसका वर्णन किया गया है कि जो ज्योतिष है वो सूर्य आदि जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उनका विवरण देती है, उनके चाल, उनकी प्रकृति और उनके जो क्रियाकलाप हैं जब उनके बारे में बताती है. तो हम मनुष्य बहुत सामान्य हैं. हमारी जो है प्रकृति, हमारा कर्म, हमारे गुण, हमारे व्यवहार के बारे में बताना तो बहुत सामान्य सी बातें हैं. आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से मिल के देखिए, वो बहुत जल्दी आपके भाव पढ़ के या आपकी कुंडली पढ़ के वो आपके भविष्य, आपके भूत और वर्तमान के बारे में गणनाएं कर देते हैं. इसीलिए मेरा मानना है कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी के मूल तक पहुंचकर कुछ ऐसे लोगों को शिक्षित करूंगा जो ये बताने में सक्षम हो कि वास्तव में एस्ट्रोलॉजी का विस्तृत रूप क्या है, कैसे वो हमारे जीवन की रूपरेखा बदलती है, कैसे वो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है, कैसे वो एक
सामान्य मनुष्य से एक सदाचारी मनुष्य बनाती है। तो ये हमारे एस्ट्रोलॉजी की खूबियां हैं। और जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी एस्ट्रोलॉजी के लिए एक ढूंढ रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको गुरुजी के पास आना चाहिए, उन्हें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। और हर भारतीय को कहीं ना कहीं अपने एंशियंट टाइम्स की ये ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी ज़रूर पता होनी चाहिए, जो कि पता नहीं कितने युगों से चलती आ रही है। जी बिल्कुल। तो ओके, सो गुरुजी, मैंने आपका एक आर्टिकल रीड किया था जिसमें आपने सतयुग के बारे में बात की थी। जी। डू यू रिमेम्बर दिस? आपने बात की थी सतयुग के बारे में ये देखिए, हमारी चूँकि हमारी संस्कृति ये बताती है कि हमारे यहाँ 4 युग हैं। लेकिन आपने सतयुग के बारे में बोला था कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जी ये कलयुग में भी सतयुग आ सकता है। जी, तो जी। विच इज़ टोटली इम्पॉसिबल, जी जी क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रैग सतयुग इन कलयुग। जी। लोग जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, विच आई वुड सी जी। इन सो मेनी थिंग्स। लेकिन क्या वाकई ऐसे ये कलयुग में ये सतयुग को लाया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी से? देखिए, वास्तव में सतयुग और कलयुग में भेद क्या है, जब हम इसको समझ पाएंगे तो हम उसके अंतर को या उसकी दूरी को ख़त्म कर पाएंगे। वास्तव में देखा जाए, सतयुग जैसा कि प्रतीत होता है कि वहाँ पे सत्य का युग होगा। राइट। वहाँ पे ऐसे आचरण होंगे जो धारण करने योग्य होगा। व्यक्ति धर्म के प्रति आस्था, अच्छी आस्था रखेगा। तो ये है सतयुग। हर व्यक्ति अधर्म से दूर रहेगा, अच्छे कर्म करेगा, ये है सतयुग। और वर्तमान में कलिकाल या कलयुग को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि व्यक्ति सदाचारी नहीं है, झूठ बोलने पर विश्वास रखता है, या नैतिकता का उसको बोध नहीं है, अपने दायित्वों का भान नहीं है। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये हम बताने में सफल रहे कि एक व्यक्ति अपने गुणों को कैसे बदल सकता है, एक अवगुणों को त्याग कर गुणवान कैसे बन सकता है, अपने आचरण को कैसे शुद्ध कर सकता है, तो ये जो हमारे 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, 12 राशि और 12 भाव हैं, इनके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति कैसे कुलीनता की ओर जाता है, एक व्यक्ति कैसे एक ऐसा रूप धारण करता है जो सतयुगी कहला सकता है। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट एग्जाम्पल में हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, सबसे पहले व्यक्ति का जो महत्वपूर्ण व्यवहार है वो व्यक्ति का सत्य की ओर होना है। व्यक्ति अगर सच्चा है तो काफ़ी चीज़ें ऐसे भी सॉल्व हो जाती हैं, किसी प्रकार का कोई झगड़ा या विवाद खत्म हो जाता है। दूसरा व्यक्ति अगर किसी को सम्मान दे रहा है तो वैसे भी उसके अवगुणों का नाश हो जाता है और वो गुणवान प्रतीत होने लगता है। तो ये सारे जो कर्म हैं, जो क्रियाएं हैं, वो हमारे 9 ग्रह को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना है तो उनके कारकत्व को, उनके तत्वों को समझकर वैसा हमें आचरण करना होगा। और उसमें हमें अपने सूर्य को, अपने चंद्र को, अपने बुध को, अपने मंगल को, अपने शुक्र को, अपने शनि को और राहु केतु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें उन्हीं के जो उनके जो है जो वो कर्म पसंद करते हैं, जो उनके फेवरेट कर्मास हैं, उनको करेंगे तो निश्चित तौर पे हम कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। तो गुरुजी का कहने का मतलब है, अगर इनकी एस्ट्रोलॉजी से आप सबके जो 9 ग्रह हैं वो ठीक हो जाते हैं तो आप एक अच्छे भली भांति इंसान बन जाते हैं। तो कलयुग में ज़्यादा अच्छे इंसानों से आने से यहाँ सतयुग आ जाएगा। बिल्कुल। जब देखिए, जब व्यक्ति में सुधार होगा, सिर्फ व्यक्ति का व्यक्तित्व ही सतयुग और कलयुग का निर्धारण करता है। यदि व्यक्ति पाप बंद कर देगा तो सतयुग ही है। सिर्फ पाप के कारण, अधर्म के कारण, झूठ के कारण या हीन भावनाओं के कारण या परस्पर शत्रुता के कारण, एक द्वेष के कारण, उसी कारण तो ये कलयुग है। एक व्यक्ति का अगर आचरण सही हो जाता है तो उसके अंदर वैसे भी सत्यवान हो जाएगा, सतयुगी हो जाएगा वो व्यक्ति। और सतयुग से अगर मैं कलयुग के जर्नी की बात करूं तो सतयुग में क्या था? सतयुग में ये अवस्थाएं थी कि जो देवता और दानव थे वो अलग अलग ग्रहों पर वास करते थे सतयुग में।
फिर जब त्रेता युग आया तो एक ही प्लैनेट पे देवता और दानव दोनों एक साथ वास करने लगे, जैसे भगवान श्री राम और रावण। फिर उसके बाद जब आपका द्वापर युग आया तो एक ही परिवार में दैवीय स्वरूप वाले और राक्षसी स्वरूप वाले एक साथ वास करने लगे, जैसे पांडव और कौरव। और वर्तमान जो युग है कलयुग, तो इस काल में एक ही शरीर में दानव और मानव और देवता विद्यमान है। अब आपको सोचना है, आपको निर्णय लेना है कि आपको अपने अंदर के दानों को जगाना है, कलयुग लाना है, कि आपको ग्रहों को प्रसन्न करते हुए और उन ग्रहों के तत्वों को समझते हुए अपने अंदर के मानव और देवता को बाहर लाना है। देखिए गुरुजी, जैसे आपने अभी 4 युग बताए जी लेकिन आप एक आर्टिकल, आपका मैंने पॉडकास्ट देखा था, जी। एक आर्टिकल भी रीड किया आपका जी। तो उसमें आपने दावा किया है कि 4 युग नहीं 3 युग होते हैं। जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा है कि 4 युग नहीं 3 युग होते हैं। मैंने ये कहा है कि 3 युगों के प्रभाव होते हैं। जैसा कि ये मान के चलिए कि हम सभी जानते हैं वर्तमान जो युग है वो माता लक्ष्मी का युग है जी। क्योंकि यहाँ पे धन की अत्यधिक महत्वता है। यदि व्यक्ति धनवान है तो उसके ज्ञानवान भी सहयोगी हैं और शक्तिवान भी उसके सहयोगी हैं। इसी प्रकार जो इससे पूर्ववर्ती युग था वो शक्ति का युग था। उस समय जो धनवान थे और ज्ञानवान थे दोनों उसके सहयोगी थे। इससे जो पूर्ववर्ती युग था वो ज्ञान का युग था, माँ सरस्वती का युग था। उस समय का ही दिया हुआ ज्ञान आज हमारे युग को आगे बढ़ा रहा है। और उस युग में जो व्यक्ति ज्ञानी होता था, जो बुद्धिमान होता था, उसके प्रति धनवान और शक्तिवान एक श्रद्धा का भाव रखते थे और उसको महत्व देते थे। इस आधार पर मेरा ये कहना था कि 4 युग नहीं 3 युग है और ये बिल्कुल फैक्ट है। चौथा कोई परिकल्पना नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमारी व्यवस्थाओं को 4 युग में बांटा गया है, जी जी जी। मगर जो एक कॉन्सेप्ट है उसको आप भी समझ सकती हैं कि इसी प्रकार से 3 आचरण है, एक धन का, एक विद्या का और एक बल का। तो अभी जैसे हमारी गुरुजी बात हो रही है सतयुग और कलयुग को लेके, जी तो सतयुग में जैसे मोक्ष प्राप्ति होती थी लोगों को, जी तो ऐसी क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि कलयुग में भी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है? जी। और अगर हो सकती है तो किन लोगों को हो सकती है? देखिए, जब भी मोक्ष की बात आती है जी या आप किसी भी ऐसे क्रिया या ऐसे व्यवहार या ऐसे मूल की बात करते हैं तो उसके प्रति या उसके लिए कोई उदाहरण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। राइट। तो मैं कबीर दास के एक दोहे या उनके जो जीवन का एक मूल रहा जी उसके आधार पे आपको सतयुग में मोक्ष प्राप्ति या मोक्ष का व्यवहार आपको मैं बताना चाहूँगा। राइट, प्लीज बताइए। देखिए, कबीर दास जी ने कहा कि ऐसे जतन से ओढ़ी चदरिया कि जस की तस धर दीनी चदरिया। वहाँ चदरिया का उनका कहने का सब मतलब जो मतलब था, अर्थ था, जी। वो ये था कि हमने ऐसे जतन से इस धरती पर हम आए कि जैसा कि तैसा हम वापस भी चले गए। हम अपनी आत्मा पे किसी प्रकार का कोई अधर्म, कोई बोझ लेके नहीं गए। जब भी आप कोई अधर्म लेके जाते हैं, कोई पाप लेके जाते हैं, तभी आपको मोक्ष नहीं मिलता है। तभी आपको ये जो 84 लाख योनियां हैं इनमें भटकते हुए दोबारा आपको मनुष्य बनने का अवसर प्राप्त होता है। अब आपका जो एक मुख्य क्वेश्चन है कि कौन लोग मोक्ष प्राप्त करेंगे किन या लोगों को मिल सकता है? जी या मोक्ष की प्राप्ति कैसे संभव है। जी तो देखिए, कबीर दास जी के ही जो क्योंकि ज्ञानाश्री शाखा के वो एक सर्वश्रेष्ठ कवि रहे जी हैं, बिल्कुल। उन्हीं का उदाहरण लेते हुए हम बात करते हैं जी। कि उन्होंने जो कहा कि ऐसे जतन से ओढ़ी चदरिया की जस की तस धर दीनी चदरिया। तो जो भी व्यक्ति यहाँ पे जिसको हम मृत्यु लोग या पृथ्वी लोग कहते हैं, यहाँ पे आया है और वो किसी भी प्रकार के पाप कर्मों में संलिप्त नहीं होगा, वही मोक्ष का अधिकारी होगा। और आप स्वयं ये बताइए या स्वयं ये सोचिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो पाप कर्मों में संलिप्त नहीं होते हैं। एक हमारे देश का किसान, दूसरा हमारे देश का जवान, तीसरी हमारी देश की महिलाएं। वो ज़्यादातर आप देखेंगे
कि वो अपने दायित्वों का बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन करते हैं। तो क्या मुझे भी मोक्ष मिल सकता है? बिल्कुल, अगर आप अपने दायित्वों का अच्छे तरीके से निर्वहन कर रही होंगी, अपनी माता के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने पिता के प्रति, स्वयं के प्रति, या जिस कार्य क्षेत्र में आप हैं उसके प्रति आप कोई किसी प्रकार की द्वेष, किसी प्रकार की ऐसी कलुषित भावनाएं नहीं रखेंगी, तो निश्चित तौर पे आप मोक्ष की अधिकारी होंगी। जैसे हमारे देश के जो सैनिक हैं वो जीवन भर अपना सर्वस्व देश पर न्यौछावर करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और अपने प्राण को त्याग कर देते हैं हमारी रक्षा के लिए। हमारे देश का किसान जीवन भर अन्न उगाता है, हमारे पेट पालता है और जीवन भर प्रकृति की सेवा भी करता है। तो क्या आपके दृष्टिकोण में वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है? हमारे देश की महिलाएं वो पूरे परिवार को बांध के चलती हैं, अपने दायित्वों की पूर्ति करती हैं, चाहे वो अपने पिता के प्रति हो, अपनी माता के प्रति हो, विवाह के पश्चात वो अपने पुत्र के प्रति, अपने पति के प्रति, अपनी सास ससुर और अपने घर के प्रति समर्पित रहती हैं। तो क्या वो मोक्ष की अधिकारी नहीं है? मोक्ष का अधिकारी वही है जो अपने दायित्व को भली भांति समझे और उनको पूरा करे। इसी प्रकार हमारे देश के ऐसे साधु संत जो हमारे समाज में ऐसी ऐसी भावनाएं उत्पन्न कर रहे हैं कि राष्ट्र से प्रेम हो रहा है, हमारे सनातन विद्या से हमको प्रेम हो रहा है, हमारी संस्कृति का ज्ञान हमको हो रहा है, वो भी मोक्ष के अधिकारी हैं। जो किसी भी प्रकार के पाप कर्मों में या किसी द्वेष भावना में संलिप्त नहीं है और वो राष्ट्र उत्थान में एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, वो सभी मोक्ष के अधिकारी हैं। चलिए, तो ये हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत डीप चले गई जी। तो महिलाएं तो भाई कहाँ मिलती हैं ऐसी महिलाएं? वैसे नहीं, आजकल ऐसा नहीं ऐसे तो देखिए, ऐसा नहीं है। ये तो मतलब एक आजकल के टाइम में तो मैं सैनिक भी मानती हूँ, आज ऋषि मुनि है जो आपने बोले, साधु संत भी, जी जी और जवान भी जो सोल्जर्स भी हैं उनका भी ठीक है, बट वुमेन आर समटाइम्स आई फील लाइक दे आर मोर इनटू मेकअप्स एंड मोर इन देयर टुडे वुमेन हैव बिकम वेरी करियर ओरिएंटेड रादर देन फैमिली ओरिएंटेड। जी उनको अब करियर से ज़्यादा लगाव है रादर देन जैसे पहले ज़माने में होता था कि वो अपना पूरा जीवन शैली ही सिर्फ परिवार को ही सौंप देती थी। आजकल तो मुझे नहीं लगता कि औरतें ऐसा सोच रही जैसा कि आपका कहना है कि वो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहती है, Right. तो वो भी उनका एक दायित्व है। यदि व्यक्ति स्वयं को स्टैंड नहीं, मतलब स्वयं को मजबूत नहीं करेगा, तो वो दूसरे के द्वारा प्रताड़ित भी किया जाएगा। आज की जो महिलाएं हैं वो एक नया उदाहरण दे रही हैं कि वो स्वयं भी स्टैंड कर रही हैं और वैसे ही बच्चों का लालन पालन पोषण कर रही हैं, अपने पति का ध्यान रख रही हैं, अपने जो है परिवार के दायित्वों की पूर्ति कर रही हैं। तो वो तो डबल वर्क कर रही हैं, क्योंकि वो बाहरी दुनिया का भी सामना कर रही हैं और घरेलू समस्याओं का भी सामना कर रही हैं। और ये होना आज के लिए हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की, क्योंकि प्राचीन काल में ये भी एक अवस्था थी कि जो महिलाएं सिर्फ घर के काम काज को देखती थी या उनको उन पे ध्यान ज़्यादा देती थी, तो उनके प्रति लोगों का जो दृष्टिकोण होता था वो बड़ा न्यूनतम होता था कि ये तो सिर्फ घरेलू मतलब जो है चीज़ों के लिए मतलब है, घरेलू दायित्वों को निभा रही हैं। और जो पुरुष थे वो बड़े गर्व से कहते थे कि मैं बाहरी दुनिया को मैं फेस करता हूँ। आज जो महिलाएं हैं वो सशक्तिकरण का उदाहरण हमारे सामने दे रही हैं कि वो बाहर की दुनिया को भी फेस कर रही हैं और घर में अपने दायित्व को भी निभा रही हैं। तो मेरा मानना है कि आज के समय की जो नारी है वो अधिक मोक्ष की अधिकारी है। चलिए, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो गुरुजी, जैसे ये मोक्ष का टॉपिक चल रहा है जी। तो आप हर चीज़ के जानकार हैं, आप लोगों का पास्ट फ्यूचर सब बता देते हैं। जी। तो आपसे मैं और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्यों ना आप एक हमारे विश्व को लेके कोई अच्छी भविष्यवाणी कीजिए और बताइए। देखिए, जो भविष्यवाणी की बात की तो पर्टिकुलर जैसे कोई आप सब्जेक्ट बताएं या विषय बताएं तो उसको लेके जब तक कि शोध नहीं होगा तब तक कि कोई भी भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता है। कुछ भी भविष्यवाणी लेकिन कर जो सकते हैं, जैसे ग्रह आज की के- स्थितियां चल रही हैं जी तो मैं आपके सभी दर्शकों के सामने ये कहना चाहता हूँ जी कि अभी वर्तमान में जो गुरु ग्रह हैं वो शुक्र की राशि पे जा रहे हैं। जी
और ऐसा जो है वो 12 साल बाद ऐसी अवस्था आ रही है, क्योंकि हर राशि पे गुरु 1 साल विचरण करते हैं राइट। और वो 12 साल बाद पुनः शुक्र की राशि पे आ रहे हैं। और स्त्रियों के लिए जो विवाह के कारक होते हैं वो गुरु होते हैं जी और पुरुषों के लिए विवाह के कारक शुक्र होते हैं। जी। तो ये मेरी एक भविष्यवाणी है, या आप कह सकते हैं कि ये मेरा इस ईयर का एक ऐसा प्रिडिक्शन है कि सभी लोग ये देखने को पाएंगे कि ये जो अप्रैल 2024 या मई 2024 से मई 2025 के बीच सर्वाधिक विवाह होंगे, जी ये आप देख लीजिएगा। और ये टोटल कैलकुलेशन आप निकाल के देखिएगा कि 2023 में और 24 में क्या डिफरेंस रहा। सबसे ज़्यादा विवाह 12 साल के बाद ये 2024 में होने जा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो Okay. इसका मतलब हमें बहुत सारी शादियों से इनविटेशन भी आने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। हैव टू गेट रेडी फॉर द मैरिजेस आल्सो। जी। हाँ, तो चलिए ठीक है। और आई विश कि जो मेरे ग्रह भी चल रहे हैं, इसलिए तो बृहस्पति हमारे उसमें एस्ट्रोलॉजी चार्ट में, कुंडली चार्ट में भी प्रवेश कर रहे हैं, जी जी तो हमारे विवाह के चांसेस भी हो सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल जी। आपको लगता है आपने हमारी कुंडली देखी है? तो जी जी 2025 तक जी हम आपसे अपना अगला सवाल पूछना चाहेंगे। जैसे आप, हमारा टॉपिक भविष्यवाणी पे चल रहा है, तो आप भविष्य देख लेते हैं। और मैंने आपके बारे एक बात सुनी है, जी तो बात ये सुनी है आपके बारे कि आप लोगों की कुंडली बिना देखे ही उनके बारे में सब कुछ बता देते हैं। तो ये देखिए, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ये मतलब पूर्णतया सच्चाई है इसमें। ये मतलब ये मेरे ही लिए ऐसी नहीं है चीज़ें। ये एक हर एस्ट्रोलॉजर ने, जिसने मतलब एस्ट्रोलॉजी को आत्मसात किया है, जिसने ज्योतिष को अपने हृदय में इस प्रकार से धारण किया है कि वो सारे ग्रहों को, सारे नक्षत्रों को, सारी राशियों को और सारे भावों को बहुत करीब से जानता है। जी तो उसके लिए ये कोई बहुत बड़ा मतलब कोई विषय नहीं है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपके समक्ष आता है तो उसके व्यवहार, उसके आचरण, उसके क्रियाकलाप बता देते हैं कि उसका कौन सा ग्रह मजबूत है और कौन सा ग्रह कमजोर है, ठीक। या उसकी जो मानसिक स्थिति है या उसके जो हाव भाव हैं, जी। वो ये भी बताते हैं कि उसका समय अच्छा चल रहा है कि उसका समय खराब चल रहा है, किस ग्रह की महादशा चल रही है। अगर व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करता है, उसकी वाणी में एक ओज है, जी आकर्षण है, और वो मधुर जो है मुस्कान के साथ बातचीत करता है, तो ये निश्चित जान लीजिए कि उसका बुध ग्रह स्ट्रांग होगा। तो आप फेस रीडिंग करते हैं? जी बिल्कुल। फेस रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी दोनों का ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके माध्यम से हम उस व्यक्ति के जो भी आचरण है, या कह दीजिए कि उसकी जो क्रियाकलाप हैं, उनको देखकर या उसके जो चेहरे मस्तक का प्रभाव है वो बता देता है कि उसका कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह खराब है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जब आपसे बातचीत करते हैं तो नजरें मिला के बात नहीं करेंगे, या वो अक्सर इधर उधर देख के बात करते हैं। आप निश्चित तौर पे देख लीजिएगा, उनका अपनी कुंडली में चंद्र ग्रह खराब होगा। जी, मेरे को तो हमेशा नजरें टिका के ही लोग बात करते तो हैं। निश्चित तौर पे इसका मतलब है कि आपके चंद्र पे, चंद्र मतलब ग्रह पर जी। किसी बहुत अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। ऐसा भी होता है कि मानिए आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है कुंडली जी। में, लेकिन बहुत अच्छी दृष्टि किसी बलि ग्रह की पड़ रही है, तो वो व्यक्ति जो है वो मन से बड़ा मजबूत होता है, वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। ये जो है ग्रहों की शक्ति है, और ग्रह जो है हमारे शरीर में तत्व के रूप में विद्यमान है। बिल्कुल बिल्कुल सही जी। कह रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको चंद्रमा और बुध का उदाहरण दिया, जी। इसी प्रकार गुरु का उदाहरण है। जी। जिस भी व्यक्ति का गुरु ग्रह अच्छा होगा, आप के पॉडकास्ट में आपके सभी दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं कि ये अपनी अपनी कुंडली खोल के आप देखिए कि अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह बलवान है जी। तो आप अत्यधिक स्वाभिमानी होते हैं, किसी के आगे आप झुकेंगे नहीं, आपको अपने ज्ञान पे पूर्ण विश्वास होगा। ऐसा तो मैं भी करती हूँ, जब मेरे ऐसे कुंडली में है। आपकी कुंडली में गुरु स्वग्रही है, तो इसी कारण से ऐसा है। और इसी प्रकार जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शनि ग्रह स्ट्रांग होता है, तो वो ग्रह
वो व्यक्ति कर्मयोगी होता है। उसको एक मतलब उसकी ऐसी एक बिलीव होता है, ऐसी भावना होती है कि मैं अपने कर्मों के माध्यम से, मैं अपने कर्मों के बल पे अपने भाग्य का निर्माण करूं, ऐसा अपने लगता है भाग्य आप विधाता सब बनूं। मेरे बारे ही बता रहे हो, क्योंकि हमारी कुंडली में भी शनि उच्च के हैं। देखिए ये तो मतलब एक इत्तिफाक है, इत्तेफाक हो गया ऐसे। क्योंकि जैसे कि आपकी कुंडली में भी शनि ग्रह आपका बहुत अच्छी पोजीशन में है, उच्च उच्च का का है। बैठा है। जी, जी। तो आपने अपने कर्मों के माध्यम से अपनी चीजों के मतलब जो है अपने एक कर्मयोगी होने के कारण जी। आप यहाँ पे हैं, जी। और एक ऐसी अवस्था में हैं कि आपको देश सुन रहा है। तो ये सब ग्रहों के वजह से ही सब बिल्कुल कुछ बिल्कुल, हो रहा इसी है। प्रकार से जैसे मैंने आपको 3 ग्रहों के उदाहरण दिए, वैसे ही सूर्य की अवस्था है। जी। जिस भी व्यक्ति का सूर्य बली है जी। जी। या अपनी मूल त्रिकोण राशि में या उच्च की राशि में बैठा है, वह व्यक्ति हमेशा सम्मान का अधिकारी होगा। उसको राज सत्ता से, उसको पिता से, उसको समाज से सम्मान जरूर मिलता होगा। आपके सभी दर्शक ये अवस्थाएं, ये चीजें देख सकते हैं। देखिए, जब भी आपकी कुंडली में मंगल बली होगा तो व्यक्ति अद्भुत साहसी होगा। उसका साहस फिर कहीं जाने वाला नहीं है, वो अपने साहस के माध्यम से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। राइट। इसी प्रकार अगर व्यक्ति की कुंडली में आपका राहु ग्रह बलवान है तो व्यक्ति नित नई योजनाएं बनाकर एक नई नई शिखर तक पहुंचता है। एक उसके अंदर जो सोचने की क्षमता होती है वो अन्य लोगों से सबसे अलग होती है। जी। और मैं अभी तक आपसे बातचीत कर रहा था अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में। इसी में हम अगर न्यूमरोलॉजी को जोड़ते हैं जी। तो 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मा कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर राहु का पूर्ण प्रभाव होता है, क्योंकि इसका मूलांक 4 है, ऐसे व्यक्ति अपनी स्वभाव को मेरे कथन से मैच करके देख लें। इसी प्रकार केतु का भी प्रभाव है। अगर व्यक्ति का केतु स्ट्रांग है तो ज्यादातर उसकी भावना विरक्तता की होती है। उसके अंदर कोई धन, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई सम्मान का बहुत बड़ा मोह नहीं होता है। उसको अपने जीवन में ऐसा महसूस होता है कि मैं धर्म से जुड़ूं और मोक्ष की ओर अपना आगे का कदम बढ़ा लूं। जी। तो मैंने आपको सूर्य, आपको शुक्र, इसी प्रकार शुक्र का शायद मैंने आपको नहीं बताया है। बता। देखिए, इसी प्रकार शुक्र के भी कारकत्व हैं। जो भी व्यक्ति का शुक्र बलवान होगा, जी। आप देख लीजिएगा, वो व्यक्ति बहुत अच्छे रहन सहन में रहना पसंद करेगा। उसको हमेशा लग्जरी की चाह होगी। वो ब्रांडेड चीजों को हमेशा सेलेक्ट करेगा। जी। और उसके साथ साथ एक विशेष आकर्षण उसमें होता है। तो ये अवस्थाएं देखकर किसी भी व्यक्ति की कुंडली को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक। व्यक्ति सामने आता है और उसका जब इस प्रकार से व्यक्तित्व सामने आएगा तो किसी भी व्यक्ति के बारे में बताया जा सकता है कि उसका कौन सा ग्रह उच्च अवस्था में है, कौन सा ग्रह नीच अवस्था में है, या कौन सा ग्रह पीड़ित है। राइट। तो हमारे जो आजकल का यूथ है जी वो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि बॉलीवुड की तरफ इंक्लाइंड है। जी जी मोस्टली all the men and women or young girls and boys wants to be an actor, Bollywood actor. जी तो अगर कोई लड़का या लड़की बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हैं, एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, तो उनके ऐसे कौन से ग्रह की स्थिति होनी चाहिए जिनसे वो एक्टर बन सकते हैं? देखिए, इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है वो है शुक्र की। जी। आपकी कुंडली में अगर शुक्र ग्रह बलवान है, जी। उसी के साथ साथ अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह बलवान है, जी। बृहस्पति और बुध बलवान है, जी। ये चारों ग्रहों की अवस्थाएं अगर आपके लग्न में बैठी हैं जी। और चंद्रमा इन ग्रहों को देख रहा है जी। या इनके साथ भी बैठा है, जी। तो यह अवस्था एक प्रसिद्ध अभिनेता की होती है। जी। क्योंकि अक्सर ये मान के चलिए कि वही व्यक्ति अभिनेता या सफल अभिनेता बनता है जी। जो जिस व्यक्ति के अंदर लगातार कर्म करने की भावना होती है, लगातार किसी भी चीज में डटे रहने की भावना होती है, जी। जी। वही एक सफल अभिनेता बन सकता है। जी। बृहस्पति के लिए व्यक्ति का ज्ञान और अच्छे गुण जरूरी है, शुक्र के लिए आकर्षण जरूरी है, और शनि जो कैमरा से संबंधित चीजें हैं या जो रियल लाइफ की दुनिया है उसके लिए शनि का स्ट्रांग होना जरूरी है। जी। जी।
और चंद्रमा आपको मनोरंजन की दुनिया में प्रसिद्ध करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए ये सारे ग्रह अगर व्यक्ति के स्ट्रांग हैं तो निश्चित तौर पे ये संभावनाएं हैं कि व्यक्ति एक सफल अभिनेता या आपके फिल्मी दुनिया में प्रसिद्ध होने के उसके चांसेस रहते हैं। तो अगर ये आप सब लोगों के ग्रह हैं तभी आप अपना बॉलीवुड में करियर बनाइए या हॉलीवुड में या जिस भी क्षेत्र में आप अपना करियर एज एन एक्टर और एक्ट्रेस बनाना चाहते हैं। और अगर आपके ग्रह ऐसे नहीं हैं तो जैसे गुरुजी ने हमारे लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि आप हर ग्रह की शांति के लिए उनका मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं या आप हर ग्रह को अपने प्लैनेटरी पोजीशंस को अच्छा कर सकते हैं। तो आप गुरुजी से कंसल्ट कर सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं पर्सनली, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन आप कोशिश करके अगर आपके लिए करियर ज़रूरी है तो मुझे लगता है कि ही इज़ द राइटियस्ट पर्सन टू गिव यू अ राइट ट्रैक एंड मेक योर डेस्टिनी मोर ब्यूटीफुल। तो गुरुजी एस्ट्रोलॉजी पे हमारी बातें चल रही हैं कई बहुत, देयर इज़ लॉट ऑफ डेप्थ ऑफ विजडम इन एवरी पार्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी विच यू वर डिस्क्राइबिंग अस। तो एस्ट्रोलॉजी में तो आप बिल्कुल सक्षम हैं और सब कुछ अच्छा देख लेते हैं, जी। बट व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट? प्लीज़ शेयर योर व्यू पॉइंट्स ऑन इट। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट का यही मतलब है जी। कि जैसे मानिए मैंने एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, हम्म ज्योतिष विद्या के द्वारा किसी व्यक्ति के ग्रहों की स्थिति को पढ़ा और जाना कि जैसे कोई ऐसा दोष उसकी कुंडली में विद्यमान है जो उसको प्रॉब्लम दे रहा है, ये कोई ऐसी महादशा चल रही है जी। जो उसके मतलब जो योग कारक ग्रह हैं उसके विपरीत है या उसके विपरीत भावों की महादशा चल रही है, तो वो अत्यधिक कष्टकारी होती है। जी। और ऐसे समय व्यक्ति समझ नहीं पाता है क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता है। तो उसके बारे में क्या उपाय किए जाए, उससे संबंधित क्या ऐसे मतलब हम ऐसे क्रियाकलाप करें, ऐसे कर्म करें जिससे हम जो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से चीज़ों को जाने, डायग्नोस किया है, तो उसका ट्रीटमेंट भी हो जाए। जी। इसी को हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। जी। और वो है क्या, कितने प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं? जी। तो सबसे पहले तो सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। वो है मंत्रों के द्वारा, क्योंकि अच्छा। मंत्र एक ऐसी वाइब्रेशन हमारे शरीर में उत्पन्न करते हैं जो जिस ग्रह के तत्व की कमी हमारे शरीर में होती है उस तत्व को बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो मंत्र का जो मतलब समझ लीजिए एक ट्रीटमेंट है जी। वो बहुत अधिक प्रभावी होता है। जी। उसी के साथ साथ यंत्र के द्वारा भी लाभ होता है। जी। आप किसी ग्रह के यंत्र की स्थापना कर जी। उसकी नियमित पूजा आराधना करते हैं जी। और लाभ लेते हैं। जी। इसी के साथ साथ जैसे हम कोई अनुष्ठान करते हैं, हम यज्ञों के माध्यम से उस ग्रहों को प्रसन्न करते हैं, जी। जी। या हम अपने आचरण में बदलाव लाकर, जी। जैसे कोई व्यक्ति की शनि की महादशा चल रही है या मैं कह सकता हूँ कि मानिए शनि की 7.5 चल रही है जी। व्यक्ति की कुंडली में, जी। जी। तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, समझ नहीं पाता है, सबसे यही कहा करता है, या लोग बताते भी हैं, कई लोग डराने के लिए बता देते हैं कि तुम्हारी तो 7.5 चल रही है। जी। जी। जबकि एक्चुअल में जो शनि देव को जो चीज़ें पसंद हैं, जी। जिन चीज़ों से वो आकर्षित होते हैं या जिससे खुश हो जाते हैं, जी। जी। अगर वो कार्य आप करते हैं जी। तो शनि देव आपको कभी भी खराब फल नहीं देंगे। जी। आपको करना ये है कि शनि देव न्याय प्रिय ग्रह है, जी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ साथ एक कर्म योगी को वो पसंद करते हैं, एक अनुशासित व्यक्ति को वो पसंद करते हैं। जी। तो अगर कोई भी व्यक्ति अनुशासित है, न्याय प्रिय है और अपने आलस को त्याग कर कर्मकांडी बनता है, नियमित कर्म करता है, तो शनि ग्रह उसको सदैव अच्छे फल देंगे, भले वो विपरीत भावों के स्वामी हो या विपरीत अवस्था में बैठे हो या उस व्यक्ति की 7.5 या ढैया ही क्यों ना चल रही हो, ऐसी अवस्था में भी शनि ग्रह बहुत अच्छे फल देते हैं। ऐसे ही राहु है, जब भी राहु ग्रह की महादशा व्यक्ति के जीवन में आती है तो लोग सोचते हैं, कहते फिरते हैं कि अरे मेरी तो राहु की महादशा चल रही है, जबकि राहु की महादशा है क्या ये जानना बहुत जरूरी है। राहु व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने का एक मौका देता है, जी। व्यक्ति की सारी सच्चाई उसके सामने लाकर रखता है कि व्यक्ति कितने पानी में, हम कह सकते हैं, या व्यक्ति के अंदर कितने गुण हैं, जी। उसके रिश्ते कैसे हैं, उसके नाते कैसे हैं, उसके सगे संबंधी, उसके दोस्त, उसके मतलब लोग कैसे हैं,
उनका परिचय, सारी चीजें उधेड़ के राहु उनके सामने रख देते हैं और सत्य से अवगत कराते हैं। लेकिन जब ऐसी अवस्था बने तब आपको राहु जिस चीज से प्रसन्न होते हैं, राहु व्यक्ति के कुंडली में, या राहु का अगर तत्व की बात करें तो राहु व्यक्ति के मस्तिष्क पे कार्य करते हैं। ऐसा व्यक्ति मानसिक एक रोगी की भांति व्यवहार करने लगता है, या काफी मानसिक जो है प्रताड़ित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को प्रकृति के बीच जाना चाहिए। वो पेड़ पौधों के साथ, जल के साथ, प्रकृति के साथ जब वो उनके बीच रहेंगे तो राहु ग्रह स्वतः अच्छे फल प्रदान करने लगेंगे। इसी प्रकार से सारी महादशाओं का विवरण है, और ये है एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये प्रकृति के द्वारा भी है, ये आपके मंत्रों की चैंटिंग के द्वारा भी है, ये यंत्रों के द्वारा भी है, यज्ञों के द्वारा भी है, और कलर्स के द्वारा। यस, जीवन में रंग का बहुत महत्व है, क्योंकि प्रकृति में देखा होगा आपने, इंद्रधनुष भी 7 रंग का है। तो ये जो हमारे प्रकृति में रंग हैं, इनका बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे किसी व्यक्ति का बुध खराब है या बृहस्पति खराब है, तो आप देखते होंगे वो व्यक्ति मस्तक पे पीला टीका लगाया है, या उसको बृहस्पति और स्ट्रॉन्ग करना है तो भी व्यक्ति पीला टीका लगाता है, तो बृहस्पति उसको अच्छे फल देने लगते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिस कारण से हम अपने ग्रहों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। या हम ऐसे कोई अनुष्ठान करें जो हमारे ग्रहों के लिए फेवरेबल हो, या हमारे ग्रहों के तत्वों को बढ़ा दें। इन सब प्रकारों से एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट संभव है। या हम किसी रत्न को भी धारण कर सकते हैं। रत्नों के माध्यम से भी व्यक्ति अपने ग्रह को स्ट्रॉन्ग करते हैं, या कोई ऐसा ग्रह है या कोई ऐसी स्टोन का भी इफेक्ट पड़ता है ना? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि स्टोन में रंग और है, ग्रह भी हैं, और ग्रह भी है, और ऐसा ऊर्जा भी है उसमें। जी बिल्कुल, ऊर्जा भी है। और ऐसा माना भी जाता है कि जो भी जिस ग्रह का स्ट्रॉन्ग होता है, जो भी जिस ग्रह का रत्न होता है, उस रत्न में उस ग्रह का वास होता है। लेकिन मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, जब भी आप लोग रत्न को धारण करें तो आपकी अवस्था शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग रत्न धारण करते हैं फिर उसी रत्न को दूषित कर देते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को रत्न रात्रि काल में उतार कर मंदिर में रख देना चाहिए, और प्रातः काल पूजा के पश्चात फिर से धारण करना चाहिए। एक तो उसकी एनर्जी भी बढ़ती है, और वो दूषित नहीं होता है, या कहीं से ऐसे स्पर्श नहीं होता है जो वो शुद्ध अवस्था को से परिवर्तित होकर अशुद्ध अवस्था में चला जाए। इसी प्रकार रुद्राक्षों का बहुत महत्व है। रुद्राक्ष के द्वारा भी ग्रहों से लाभ प्राप्त किया जा सकता है, या उनकी विपरीत अवस्था को अपने अनुकूल किया जा सकता है। और हम बाकी देवताओं की पूजा जैसे करते हैं, मानिए किसी व्यक्ति के बहुत सारे ग्रह खराब हैं तो हम भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि समस्त ग्रह उन्हीं में वास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो चलिए, आप सबको गुरुजी ने एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताया, और सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और कुछ लोग जिनकी व्यवस्था नहीं है कि वो यहाँ तक गुरुजी के पास आ सकें, या वो इतना उनको पैसे का, फीस का कुछ गुरुजी को लालच नहीं है। गुरुजी इज़ टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट विच यू कैन डू, घर पे बैठे भी ये सब आप काम कर सकते हो। तो दिस पॉडकास्ट इज़ ऑल अबाउट गिविंग यू ऑल नॉलेज, करेक्टिंग योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें, समस्याएं जैसी भी चल रही हैं, तो गुरुजी के जैसे एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट से अगर आप वो अपनी लाइफ में अपनाते हो और ऐसे करते हो, तो आप खुद डिफरेंस देखिएगा कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। तो अगर आज देखा जाए तो हमारे पूरे विश्व भर में सबसे ट्रेंडिएस्ट टॉपिक जो है वो है क्रिप्टो करेंसी एंड शेयर मार्केट्स, एंड पीपल आर सो मच इनटू दिस, just putting all their money into stocks or in cryptocurrency, and they want to gain more and more knowledge. तो मैं गुरुजी आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, उनकी ग्रह की स्थिति क्या होनी चाहिए कि उन्हें सक्सेस मिले?
और जो लोग इस चीज़ में सफल नहीं हो पा रहे तो उनकी ग्रह की स्थिति कैसी होती है? हर एक को क्रिप्टो करेंसी खेलनी चाहिए या नहीं? जी, देखिए ये जो आपका प्रश्न है, तो ये सडन प्रॉफिट का मतलब जो है, इसमें जो मूल है वो सडन प्रॉफिट का निकल के इसमें आता है। सारा कुछ भाग्य से रिलेटेड है। नहीं, भाग्य से भी रिलेटेड है, जी। लेकिन जो ये मतलब आपका चाहे तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में हो गया जी। या आपका शेयर मार्केट का हो जी, गया, जी। तो इसमें ये चीज़ है कि जो इसके माध्यम से सडन प्रॉफिट और सडन लॉस होता है, इसके लिए आपका जो 11th हाउस है जी। वो स्ट्रांग होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आपकी कुंडली में जो आपका 11वां भाव है, एकादश भाव, जी। वो अगर आपका स्ट्रांग पोजीशन में है, जी। उसका जो स्वामी है वो आपके लग्न में जाके बैठ गया है, जी। ये लग्न का स्वामी एकादश भाव में बैठ गया है, जी। तो ऐसे व्यक्तियों को आपके शेयर मार्केट में या इनसे संबंधित जो भी कार्य हैं उसमें लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन कभी कदार ऐसा होता है कि जो ट्रांजिट होते हैं, ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते रहते हैं, जी। और या कोई ऐसी महादशाएं चलती हैं जी। जो लाभ की होती हैं, सडन लाभ की, जी। जी। तो उस दौरान भी व्यक्ति को इससे लाभ हो जाता है। और कुछ महादशाएं ऐसी होती हैं जो अकस्मात धन हानि की होती हैं, या कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी कुंडलियों में सडन मतलब आपके नुकसान की, जी। अकस्मात जो है हानि की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, जी। उनके साथ भी ऐसा होता है। मानिए अष्टम भाव आपका सही नहीं है, जी। जो कि अकस्मातता को मतलब दर्शाता है, जी। तब भी व्यक्ति को एकदम से हानि की संभावनाएं बढ़ जाती है। या मान के चलिए कि जो आपकी कुंडली का छठा भाव है जी। वो भी अगर आपका खराब है, जी। तो छठे भाव के भी खराब होने के कारण व्यक्ति इन जगहों पे अपना पैसा गंवाता रहता है और उसके सर पर कर्ज चढ़ जाता है। तो ये जो अवस्थाएं हैं वो आपके जो 12 भाव में से हैं, वो 3 महत्वपूर्ण भाव, एक लाभ का और 2 Right. त्रिक भाव, उनके माध्यम से देखी जाती हैं। राइट। और यदि हम ग्रह की बात करें तो इसमें राहु ग्रह बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जी। अगर आपकी कुंडली में राहु स्ट्रांग है तो आपको जीवन भर सडन प्रॉफिट होते रहेंगे, राइट। और अगर आपकी कुंडली में राहु ग्रह वीक है तो वो आपको सडन प्रॉफिट होने नहीं देते हैं। वो इन सब चीज जगहों पे पैसा आपको नुकसान करवाते रहते हैं, और ऐसी अवस्था में व्यक्ति मानसिक बहुत ज़्यादा पीड़ित भी हो जाता है। जी। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि आपके हर क्षेत्र में, चाहे वो करियर है, शादी है, आप शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन एवरीवन्स लाइफ. इट गिव्स यू फॉर्चून और इट डजंट गिव्स यू फॉर्चून. तो हर एक को एस्ट्रोलॉजी ट्रीटमेंट अपना करवाना चाहिए और एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए. और जिनको इंटरेस्ट है और जो चाहते हैं कि हम जैसे एक किताब पढ़ते हैं इस तरीके से हम अपने प्लैनेट्स को भी पढ़ सकें, तो आप गुरुजी से सीख सकते हैं. और ये आपको बिल्कुल perfectly he'll teach you what exactly cosmic wisdom is. And though I doesn't believe in all astrologers, and I have full respect for all the astrologers, but personally I have seen his predictions. Personally I have seen whatever he has told me about my planetary conditions, it has happened exactly the same way. So that's why I have full trust and believe in him, and that's why he's one of my very favorite astrologer. So I would recommend all the audience to do visit him, ask him the things which is happening into your life and which you really want to make it happen into your life. So yeah, that's my request to you all. So Guruji, हम आपसे एक और अहम सवाल पूछना चाहते हैं जी। कि एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी में जी। यज्ञ का क्या महत्व है? देखिए हमारे वेदों में कहा गया है यज्ञो श्रेष्ठतम कर्मा, जी. जो यज्ञ है वो सर्वश्रेष्ठ कर्म है, राइट. क्योंकि सबसे पहले तो प्रकृति को शुद्ध करती है, जी. उसके साथ साथ हमारे जो चारों युग में है, जी. चारों युग में यज्ञों का बहुत महत्व दर्शाया गया है। जी. जी. क्योंकि आप सभी जानते होंगे भगवान श्री राम भी यज्ञ प्रसाद थे, जी. और द्वापर काल में जो द्रौपदी थी जी. उनको भी याज्ञ सैनी कहते हैं, जी. जी. क्योंकि द्रौपदी के
पिता जो द्रुपद थे वो गुरुद्रोण द्वारा उनकी शत्रुता पे या उनके जो शिष्य थे उन्होंने द्रुपद को हरा दिया था। जी। उसके पश्चात उन्होंने एक विशाल यज्ञ किया था और उस यज्ञ से मांगा था कि हमको एक ऐसा पुत्र दीजिए जो हमारे समस्त शत्रुओं का नाश कर दे या गुरुद्रोण का वध करे। जी। और उन्होंने उस यज्ञ में 2 संकल्प की आहुति डाल दी थी। जी। तो एक संकल्प से द्रौपदी का जन्म हुआ था जी। और दूसरे संकल्प से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। राइट। और इसी क्रम को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आज के जीवन में अगर आप यज्ञ करते हैं, आपका कोई भी बड़ी से बड़ी और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण आपकी जो विश है वो आपकी यज्ञ से पूरी हो जाएगी। जी। अब वर्तमान समय में चूंकि ये विधाएं, ये विद्याएं और ये चीज़ों से लोग बचने लगे हैं और उसको अपने कर्म में उसको उपयोग में नहीं ला रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हीलिंग है यज्ञ। जब भी आप कभी यज्ञ के कर्म करते हैं अपने घर में कोई किसी प्रकार की नेगेटिविटी प्रवेश हो जाती है तो वो सारी नेगेटिविटी को बर्न कर देते हैं यज्ञ। राइट। राइट। इस प्रकार से जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में या हमारे संपूर्ण जीवन में यज्ञों का अत्यधिक महत्व है। जी। और हम ये कह सकते हैं कि यज्ञों के माध्यम से हम अपने ऑरा को, अपने ग्रहों के बल को अत्यधिक बढ़ा सकते हैं और निखार सकते हैं। जी। सो आई एम श्योर हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत अच्छी जानकार हो गई है एस्ट्रोलॉजी की, एंड दोज हु डिड नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन एस्ट्रोलॉजी बिकॉज ऑफ डॉक्टर कुंवर हर्षित जी। सो मिस्टर हर्षित, आई हैव ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यू। आपने जीवन मरण के बारे काफ़ी चर्चा की है। जी। हम आपसे रीइंकार्नेशन के बारे जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ रीइंकार्नेशन और इसका क्या महत्व है। देखिए, हमारे सनातन व्यवस्था में और हमारे धर्म में ऐसी मान्यता है जी। कि ये जो सृष्टि है वो महामाया की है जी। और महामाया और ब्रह्म मिलके इस सृष्टि को चलाते हैं। जी। और उसके लिए उन्होंने त्रिदेवों को और अन्य जो परिचालक हैं या जो ऐसे ग्रह हैं जी। या ऐसे तत्व हैं जी। उनको इसकी जिम्मेदारी दे रखी है। जी। तो जब भी महामाया ने भगवान श्री विष्णु को पालन के लिए, ब्रह्मा जी को सृजन के लिए और भगवान शिव को पूर्ण करने के लिए या जो है डिस्ट्रॉयर के रूप में जी। जिम्मेवारी दी। जी। तो जो ब्रह्म है जी। और ब्रह्मा जी है जी। उन दोनों में भेद है। जी। ब्रह्म हर जगह हर तत्व में विद्यमान है राइट। क्योंकि उन्हीं की सृष्टि है। और ब्रह्म जो है वो सृजन करता है। किसी भी जीव, किसी भी प्रकृति का कोई भी अंग वो ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है। जी। तो ब्रह्मा जी के लिए ये सबसे बड़ा दायित्व है कि जो भी आत्मा ब्रह्म से ली जाएगी वो उसी अवस्था में वहाँ तक जाएगी, तभी व्यक्ति मुक्त होगा और ये जन्म मरण के बंधन से उसे मुक्ति मिलेगी। और अगर व्यक्ति, ब्रह्म से आया हुआ व्यक्ति इस लोक में पाप कर्म या ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त होता है जो अपने ऊपर कोई बोझ या कर्म लेकर जाता है तो वो बार बार इस जगत में विचरण करता रहता है। भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों में उसका जन्म होता है। जीव, जंतु, पेड़ पौधे, यक्ष, गंधर्व एवं मनुष्य, देव, दानव, सब में उसका जन्म होता है। और जब वो इन सारे दायित्व, इन सारी चीजों से बिल्कुल साफ होकर दोबारा जब ब्रह्म के पास पहुंचता है, ब्रह्मा जी के पास पहुंचता है, तो फिर जब वो बिना किसी पाप के होता है और सत्य से उसकी आत्मा केंद्रित रहती है, सत्य केंद्रित रहती है, तो वो मुक्त हो जाता है और उसका जन्म बार बार नहीं होता है।
और लेकिन अगर किसी भी अवस्था में उसने कोई पाप कर दिया है, किसी भी ऐसे कर्म में जो वो प्राकृतिक नहीं है, जो अधर्म है, उसमें अगर वो संलिप्त रहता है, तो ब्रह्मा जी, चूंकि उनका जो लोक है वो सतलोक में जी। विराजमान है। जी जी ब्रह्मा जी का लोक सतलोक है। जी। जब तक कि व्यक्ति असत्य की ओर, अपरिग्रह की ओर, अधर्म की ओर, जब तक कि उसकी ओर विमुख, उसकी ओर जाता रहता है, तब तक कि उसको मोक्ष की प्राप्ति या पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती है। जी। सो आप सब लोग भी हमें बताइएगा, डू यू ऑल रियली बिलीव इन रीइंकार्नेशंस? एंड यस, आई डू बिलीव, एंड इवन गुरुजी बिलीव्स इन रीइंकार्नेशंस। एंड हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू कम बैक अगेन ऑन दिस अर्थ? सो चलिए, ये हमारा बहुत अच्छा एक पूरा कार्यक्रम रहा गुरुजी के साथ। हमने बहुत कुछ जाना, आप लोगों ने भी बहुत कुछ जाना। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारा कार्यक्रम कैसा लगा, और हम आपके रिव्यूज़ और कमेंट ज़रूर जानना चाहेंगे। तो ये हमारे साथ है डॉक्टर कुंवर हर्षित जी, अ वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, एंड आप ज़रूर इनसे कंसल्ट कीजिएगा, ज़रूर इनसे किसी भी समस्या का जो समाधान है अगर आप करवाना चाहते हैं तो ज़रूर इन्हें कंसल्ट कीजिएगा। सो आई रियली वांट टू आस्क वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड विच इज़ नॉट रिलेटेड विद योर एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी और एनीथिंग. So my question is, I do personally believe in terrestrial creatures, Okay. and which are aliens, and I used to watch on History 18 channel the Okay. program of aliens. So my question is, do you believe in aliens, and do you really believe that they exist on Earth? देखिए, जिसे आपने एलियन की संज्ञा दी है, या एलियन नाम से जिसको आप पुकारते हैं, जी. वो है कौन? वो दूसरे ग्रह का प्राणी। तो हमारी तो संस्कृति, हमारे तो वेदों में, हमारे सनातन में ये बताया गया है कि हमारी पृथ्वी की तरह ही अन्य ग्रह भी हैं जी. जहाँ पे जीव है। जी. तो वो जीव जब हम मान रहे हैं, स्वीकार रहे हैं कि पृथ्वी के अन्यत्र भी कई ऐसे ग्रह हैं जहाँ पे जीव की संभावना है, जीव हैं, परलोकवासी हैं, तो वो निश्चित तौर पे Do you really believe in aliens then? यस आई डू। Okay. Even I am a very firm believer of aliens, and yes, aliens do exist. और गुरुजी का भी मानना है. So this is something which is very important, and usually people don't ask about these questions, and they sometimes find it funny, and our team finds it funny sometimes. So, but yes, there are creatures, और इस धरती के अलावा भी गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारे जी और भी Planet प्लैनेट्स हैं और जहाँ पे क्रिएचर्स रहते हैं, और वो बिल्कुल। कभी यात्रा करते वक्त हमारे यहाँ आ जाते हैं और हम उन्हें एलियंस कहते हैं. इस पे फिल्म्स भी बनाई गई हैं, बट येस, दिस इज समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई अप्रिशिएट कि आप मॉडर्नाइजेशन में भी ये चीज़ें बिलीव करते हो. And he's very modern and has even modern values also, including traditional and all, though he has, but he also has modernization thinking. So thank you very much, audience, for listening us, and Radhe Radhe. राधे राधे, जय श्री कृष्ण।